हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है और ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो 2024 वाले स्टूडेंट जाग जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी का एक वायरल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यानी कि कैसे आपको जीवन परिचय लेखक का लिखना है, कैसे कवि का लिखना है, कैसे आपको कहानी लिखना है और कैसे आपको रस, छंद, अलंकार, कैसे आपको सारी चीजें, देखिए निबंध, कैसे आपको सब कुछ लिखना है। पूरा पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आपका इंतजार हुआ खत्म। आज ये पेपर देख कर जाना और 22 फरवरी को छाप के आना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनको मैं 100 में 99 या 100 में 100 दिलाऊं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे मैं आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास उतने अच्छे से लूंगा। ठीक है, अब देखिए पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा पेपर ये देखिए आपके सामने, ये रहा क्लास 12 हिंदी। ऐसे आपका पेपर आएगा, यहां पे आपका पेपर कोड लिखा रहेगा, इधर आपका अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, नाम लिखना होगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक डिटेल हो गया। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। अब जितने भी क्वेश्चन मैं इस पेपर में बताऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सेम ऐसे ही पेपर आएगा। मतलब इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन खंड का। देखो हमारा जो पेपर है हिंदी का वो खंड का 2 भाग में डिवाइड होता है। खंड का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन में, और आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करो। आप लोग पूरे साल तैयारी किया है, आप लोगों ने क्या तैयारी किया है, खुद को टेस्ट लो। देखो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। खा देखो, आवारा मसीहा नामक जीवनी के लेखक कौन है? आवारा मसीहा, बताइए इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक, याद रखो। गा देखो, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? आपके जुबान पर होना चाहिए आंसर। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा जी को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये सही है बिल्कुल। घा देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट हम आपका नहीं करेंगे, पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, तो थोड़ी जल्दी जल्दी हम पूरा पेपर देख लेते हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। मैंने कहा यही रात अंतिम, यही रात भारी। अंगा नंबर, घा नंबर देखो, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इस सब के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंगा नंबर देखो, आनंद कादंबनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इसको अपने जुबान पर रखिए। आनंद कादंबनी, सरस्वती पत्रिका और भी 1-2 पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, इन सबके संपादक को आपको जान के रखना है। दूसरा, अब देखिए 5 हमारे हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 5 नंबर के। अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये हिंदी पद्य साहित्य से होगा। देखो का है, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। खा देखो, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो छायावादी युग के हैं? मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे ऐसे कवि हमारे, महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी युग के कवि हैं। गा देखो, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा चौथा, चिदंबरा पर। और एक चीज अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? कमेंट कर देना। देखो इसमें कला और बूढ़ा चांद भी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आप लोग बताना कि इस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। घा देखो, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? किसको किसको पता है? हाथ उठाओ। देखो इसमें जो सर्गों की संख्या वो 17 है। ऑप्शन नंबर 15 है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अंगा नंबर देखो,
छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? बताइए, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अंगा नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य से, 5 नंबर हिंदी पद्य साहित्य से, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसको पढ़ लो, और अगर ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है, यूट्यूब पर सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। 10 में 10 कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पेपर में। अब देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन होता है ये गद्यांश होता है पूरा 10 नंबर का, और सबसे इजी यही होता है। मैंने आपको एक चीज और ध्यान रखिए, हिंदी आप पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी में जो फिक्स टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा। जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, जैसे आप वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इन जीवन परिचय को पढ़ लेना। और कहानी में पंचलाइट बहादुर कहानी, हिंदी संस्कृत पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर को, रस छंद अलंकार पूरा पढ़ लीजिएगा। निबंध में मैं अभी बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी सब कुछ मैं बताऊंगा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो तीसरे का दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको ये गद्यांश पढ़ना है, और इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखो 2 नंबर के सब रहेंगे, इसका आंसर देना है। नहीं दे सकते, बहुत इजी है, मैं बताऊंगा। अभी मैंने इसका सॉल्यूशन लिखकर तो नहीं बताया आपको, लेकिन हां मैं यहीं पे बता दूंगा, बड़ी आसानी से आप लिख लेंगे। और अभी ट्रेलर है, मैंने बताया, अभी मैं सारा सॉल्यूशन भी दूंगा जो मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, देखो का कई महीने बाद आए थे, इसमें 2 क्वेश्चन होता है, एक ये और एक अथवा लगा है। ये नहीं जानते तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम पहला देखते हैं। देखो का कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राण घाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ठीक है, ये आपको पहले पढ़ना है। अब देखिए इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इसी से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आप पहचानिए ये किस पार्ट से और इसके लेखक कौन है, बता सकते हो? कोई बता सकता है? देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए भैया, ये जो हमारा है ये निंदा रस चैप्टर से है, इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई, लेकिन आप संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी के गद्य भाग में संकलित निंदा रस पाठ से लिया गया, इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं, ऐसे लिख दीजिएगा कुछ। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक देखिए रेखाएं हैं, इसका व्याख्या अपने शब्दों में करो। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे लिखें? देखो इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा चेंज करके आपको लिख देना है, कहीं अलग से नहीं लेकर आना है, इसी को थोड़ा चेंज करके लिख देना है। जैसे इसमें कुछ और दिया गया है, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो लिख दो ऐसे कुछ। लेखक के एक मित्र जो कई माह बाद उनसे मिलने आए थे और मित्र होने का झूठा आडंबर रचते थे, ठीक है, वे उनके कमरे में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले तूफान की गति से अंदर आए, ऐसे कुछ लिख दो इससे रिलेटेड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ लिया। तो देखो यहां पे लिखा है, ये वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, वही यहां पे लिख दो। लिख दो का अर्थात लेखक, का जो है वो लेखक की तुलना की गई है। तो मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसे और धूल व हवा के साइक्लोन या बवंडर की तरह उन्होंने लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। यहीं पे तो आंसर दिया है, यहां से लेकर यहां तक लिख लो, काम खत्म। क्या है इसमें? चौथा देखो, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई? बताइए लेखक को किसके पुतले की याद आ गई? तो देखो यहां पे लिखा है, और जब भीम का पुतला उनकी जकड़ में आ गया, तो देखो यहां पे ये देखिए, मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो आप लिख दो, लेखक को उस भीम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र वास्तव में भीम समझकर मार डालना चाहते थे, अपनी भुजाओं में जिसको जकड़ रखा था। बस हो गया। पांचवा, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? बताइए, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? तो देखो यहां लिखा है, जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राण घाटी स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। यही लिख दो, लाइन हो गया। क्या है इसमें? बहुत इजी होता है, कोई भी किसी भी चैप्टर का गद्यांश आ जाए, अगर आपको पहचानना आता है कि ये किस पार्ट से है तो बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। एक मैंने बता दिया, दूसरा आप लोग यहां पे कीजिएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ के, ये जो आपका हम और हमारा आदर्श है डॉक्टर कलाम जी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का, उससे ये लिया गया। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये पद्यांश है, ये भी 10 नंबर का आता है, ये भी 2 रहेगा, करना आपको एक ही होगा। तो काहे टेंशन ले रहे हो भैया? देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम वैसे आपको पद्यांश दिया जाएगा, नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर देना होगा। जैसे देखो, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन,
विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन अहे वासुक सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं, जग के बिछत वक्ष स्थल पर सत सत फेनुश्चित स्थिप फूतकार भयंकर घुमा रहे घनाकार, जगती का अंबर मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। ठीक है, लेकिन अभी और है, अखिल विश्व की वीवर वक्र कुंडल दी मंडल। ठीक है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दो, नहीं पता तो अथवा लगाए। देखो जो आपको इजी लगे वो आप कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो अभी दिया गया था वही कीजिए, ये परिवर्तन चैप्टर का था वो। ठीक है, अब ये बताइए जिसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी जो हमारा ऊपर वाला जो पद्यांश था वो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो परिवर्तन चैप्टर है उसी का था। अब ये वाला देखो, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांघ सकता, पर सरित गिर सिंधु एक समान। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, अभिनव मनुष्य एक शीर्षक है, उसी में ये आपको बताया गया। मतलब इनका कहना है कि मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति कर दी है, सब कुछ उसके हाथ में है। ठीक है, सब कुछ मतलब वार विद्युत भाप सब कुछ हमारे ही हाथ में है। ठीक, इसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए इसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे फर्स्ट है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो आप लिख दीजिए प्रस्तुत पद्यांश कविवर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के 6ठे सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। या आप कवि का नाम लिख दीजिए, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, और शीर्षक का नाम लिख दीजिए अभिनव मनुष्य, यही लिख दीजिए तो भी चलेगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इतने का व्याख्या करना तो अपने भाषा में जो रेखाएं हैं उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। तीसरा, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आज के मनुष्य ने सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, पूरे प्रकृति पर। देखो चंद्रमा पर अब सब जाने लगे हैं और भी बहुत सारी जगह पर। चौथा, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो आज मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, मतलब अभिनव मनुष्य का मतलब मनुष्य ने सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं आज। ठीक है, पांचवा, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि आज मनुष्य के लिए जल थल नभ कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है, उसने समस्त प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। जल विद्युत दूरी वातावरण का ताप आज सभी पर आज मनुष्य के हाथों में है। तो इसको करना क्या होता है, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो थोड़ा बना चढ़ा के ना लिख देना, ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, अपनी तरफ से लिखिएगा। अगर पता है तब तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे, नहीं पता है तो थोड़ा बना के अपनी तरफ से। गद्यांश बहुत ईजी होता है, पद्यांश जो है थोड़ा सा आपको समझने लायक टॉपिक होता है, तो इसमें अगर आपको नहीं पता है थोड़ा सा बना के लिख दो, हो जाएगा, काम हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जीवन परिचय पर चलेंगे, इसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। देखो पांचवा, ये नंबर आपका फिक्स होता है, एकदम फिक्स। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये आएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैंने आपको बताया वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, इनमें से इन तीनों का याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। या कन्हैयालाल के जगह पे आप लोग जी सुंदर रेड्डी का याद कर लो या हरिशंकर प्रसाई का याद कर लो, हो जाएगा। तो इसमें आपको 5 नंबर का रहता है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का मान लीजिए हमें पता है, तो हम यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग हम लोग डालेंगे जीवन परिचय। इसमें इनका जन्म, इनकी मृत्यु लिखेंगे, बाकी हमें साहित्यिक परिचय मेनली लिखना है और रचनाओं को लिखना है। तो देखो जीवन परिचय, मैंने आपको अलग से भी जीवन परिचय बता रखा है, अलग से गद्यांश पद्यांश भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसको पढ़ो। ठीक है, जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मतलब आपको जीवन परिचय में इनका जन्म थोड़ी सी और कुछ लिख दीजिएगा, फिर इनकी मृत्यु छोटा सा लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जीवन परिचय जो टॉप 5 जीवन परिचय उनको एक ही वीडियो में बता रखा है। यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लो। वो 5 जीवन परिचय 10 नंबर कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं। साहित्यिक परिचय देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। मतलब ये किस प्रकार के लेखक थे, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। थोड़ा सा और बता देते हैं,
तो इतना बड़ा मत लिखिएगा, थोड़ा छोटा ही लिखिएगा। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जैसे कि पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। मतलब आपको ये साहित्य में कैसा परिचय, किस प्रकार के लेखक थे, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। रचनाएं आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह देखो, पृथ्वीपुत्र, ऐसे हेडिंग डाल के लिखिएगा। जैसे निबंध इनका कौन सा है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन। बस हो गया, ये आपके लेखक का जीवन परिचय हो गया। 5 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब कवियों पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर। देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, आर्यो, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, 3 कवि आपको दिए गए हैं। मैंने इसमें बताया आपको महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लो, आपका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखो कैसे लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस, पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। ये सब आपको डालने की जरूरत ऊपर नहीं है, सिर्फ जयशंकर प्रसाद डालिएगा, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक परिचय में देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको आप लोगों को पढ़कर ही जाना है। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से अलंकृत किया। बस हो गया, इनका साहित्यिक परिचय हो गया। मैं सीधा सीधा पढ़ते हुए जा रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन परिचय आपको एक अलग पार्टिकुलर वीडियो में मैंने बता रखा है, उसको देख लेना, काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना जब तक हम हैं। और पढ़ाई खूब ध्यान से करो क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। 10, 15, 20 दिन मेहनत कर लो, फिर आराम से कुछ दिन एंजॉय करोगे। रचनाएं देखो, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू, लहर, झरना। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन आदि। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो कि इनकम्प्लीट है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में प्रेम राज्य। ये सारी इनकी रचनाएं है। ठीक है, बस हो गया। तो ये हो गया भैया हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय। तो ये आपका नंबर कंप्लीट होता है, ये 10 नंबर फिक्स होता है। आप लोग जाकर वो जो मैंने 5 जीवन परिचय बताया उसको पढ़ लो, एक नजर देख लो, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, अब 6 नंबर है, कहानी आता है, ये भी फिक्स होता है। पंचलाइट, बहादुर, ये 2 कहानी पढ़ लो, इसका सारांश और उद्देश्य पढ़ लो, आपका नंबर एकदम फिक्स होता है। देखो, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का। नहीं पता तो अथवा लगा है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखे। मतलब आपको देखो, चाहे आप ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे आप पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखें, मतलब चारों में से एक ही करना है। तो हम यहां पे बहादुर कहानी का सारांश थोड़ा आपको बता देते हैं, और पंचलाइट और बहादुर कहानी पढ़ लेना, नहीं तो बाद में पड़ेगा रोना और शुभम सर से कहोगे सर मेरा कुछ नहीं होना। ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश देखो। बहादुर कहानी देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के घर परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब एक निर्मला जी है, अपने रिश्तेदारों में देखती हैं भैया नौकर है, खूब काम करता है, तो मैं भी एक नौकर रख लूं। उधर एक लड़का बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का है, जिसकी माता जी उसको मारती पीटती थी गलती करने पर, तो वो घर छोड़कर बाहर चला आता है। अब बहादुर और निर्मला की मुलाकात हुई। निर्मला और उसका परिवार जो है बहादुर को नौकर रख लेता है। फिर निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है बहादुर, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। ठीक है, देखो वो बेचारा काम भी करता है,
इतने कम पैसे में, ऊपर से उसके साथ गाली गलौज मारपीट सब कुछ की जाती है भाई, तो कौन सहन करेगा? कौन तुझे यूं प्यार करेगा जितना मैं करती हूँ। उसकी माता जी देखो, भले ही वो अपने घर को छोड़कर चला आया, लेकिन भले उसकी माता जी उसको मारती थी, लेकिन कौन इतना प्यार करेगा जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। ठीक है, अंततः बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। जब इतना सारा दुर्व्यवहार होगा तो बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। तो बहादुर जो है बहुत ही अच्छा लड़का है, नेपाल का था बेचारा, क्या करें, हम भी कुछ कर नहीं सकते, साथ जीते हैं साथ मर नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर, शब्द सीमा 80। ये खंड काव्य होता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप खंड काव्य नहीं पढ़ाते। देखो भैया, हम पूरे उत्तर प्रदेश वालों को पढ़ाते हैं। अब यूपी में कई जिले हैं, एक खंड काव्य ऐसा टॉपिक है जो अलग अलग जिलों में लगभग अलग अलग होता है। मतलब कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ होगा, ठीक है, कुछ जिलों में देखिए सत्य की जीत होगी, कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, कहीं आलोक वृत्त है, कहीं त्यागपति, कहीं श्रवण कुमार है। अब हमारे यहाँ त्यागपति है, हम इसको पढ़ा दें, ठीक है, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? तो इस टॉपिक को आपको खुद पढ़ना होता है, क्योंकि ये स्वपठित खंड काव्य है, आपको खुद ही पढ़ना होगा। आप में त्यागपति है, त्यागपति को पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, एक नजर देख लो, जाके लिख देना, काम खत्म। ये खंड का हमारा जो 50 नंबर का पेपर है वो यहीं पर फिनिश होता है। अब हम लोग चलेंगे खंड खा पे। ठीक है, देखो खंड खा जो हमारा है, इसमें सबसे पहले हिंदी संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश होगा, फिर हिंदी व्याकरण के प्रश्न होंगे। देखो 8 का। अब देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर, मतलब आपको 2 संस्कृत के गद्यांश दिए गए, एक ये, एक अथवा लगाकर ये दिया गया है। अब दोनों में से किसी एक को आप कीजिए, मतलब इसका संदर्भ लिखिए किस पाठ से है और इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। अब दोनों में से जो आपको पता है उसको कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला हमारा है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकाभिमिरूकम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजा कुर्वन्। ठीक है, मतलब ये हमारा जो है ये जातक कथा का एक शीर्षक है, उल्लूक जातकम, ये उसी पाठ से लिया गया है। और जो दूसरा हमारा है, महापुरुष लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्षांत कदापि भ्रंशन्ति। ठीक है, ये हमारे महामना मालविया चैप्टर से है। तो इसमें आपको पहले संदर्भ लिखना होगा। देखिए मैंने पूरे हिंदी की कॉपी लिखना भी आपको सिखाया है। ठीक, तो देखो मैंने आपको बताया था 2, 3, 4 चैप्टर आप पढ़ लो, संस्कृत गद्यांश के लिए बहुत है। महामना मालविया, संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा और पंचशील सिद्धांता, यही 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो आपको पता हो वो आप कर सकते हैं। संदर्भ पहले लिख दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के, ठीक है, महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। मतलब इसमें सिर्फ पाठ का नाम ही लिखना होता है। ठीक है, आगे देखिए खा वाला, देखिए ये तो टॉपिक आपका फिक्स होता है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। ये मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं भैया कि एक चैप्टर आपके संस्कृत में है, संस्कृत भाषा या महत्वम, इस चैप्टर को पढ़ लो, इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं पढ़ लो, आपका 7 नंबर कंप्लीट होता है। 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिसके नीचे एक श्लोक दिया गया, उसको पढ़ लेना, काम खत्म। जैसे देखो सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सुख नहीं होगा, आप सोच रहे हैं यार कितना सारा टेंशन है, तो अगर टेंशन नहीं लोगे, मतलब टेंशन नहीं, थोड़ा मेहनत नहीं करोगे, कितना मेहनत है, तो कैसे आगे जाओगे, विद्या नहीं प्राप्त होगी। दूसरा काव्य शास्त्र विनोदिन कालो अच्छा धीमताम व्यसनिंचा मूर्खा नाम निंद्रा कले हुआ। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनका जो दिन होता है वो काव्य शास्त्र ये सब पढ़ने में जाता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में, इसी सब में टाइम बीत जाता है। ये भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही है। तो ये दोनों श्लोक हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ लेना, नहीं तो बाद में कहोगे सर जी ने बताया था हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 नंबर हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखो निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। जैसे देखो चारों में से कोई एक आपको करना है।
फर्स्ट है आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, ठीक है। जिसे राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, ऐसे आपको वाक्य प्रयोग कर देना। दूसरा, घर फूंक तमाशा देखना, यानी कि अपनी ही हानि पर आनंदित होना, अपनी हानियों पर आनंदित होना। दूसरा, 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना, जैसे चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए, ऐसे वाक्य प्रयोग आपको कर देना है। चौथा, लाल पीला होना, क्रोधित होना, राम श्याम को देखकर लाल पीला हो जाता है। बस हो गया, ये टॉपिक समझिए। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करो, 5 नंबर। ये आपठित गद्यांश है। 2 टॉपिक दिया जाएगा, एक तो आपका आपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या सब्जेक्टिव टाइप के भी आ सकते हैं, और एक आपको अथवा लगाकर पद्यांश दिया जाएगा, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, श्रम वाला, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, और इसके नीचे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5, उसका आंसर हम देंगे, ठीक है। देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि वो काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है, जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इससे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे काम करते मिल जाएंगे, जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना श्रम करते हैं, काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। पहले आपको इसको पढ़ना होगा, तभी आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। अब इसके नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, इसी से रिलेटेड देखो। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। 1 नंबर। फर्स्ट है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। सेकंड है, यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये सेकंड ये वाला है, ठीक है, और थर्ड ये वाला है, फोर्थ ये वाला है। तो सेकंड है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। थर्ड है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। फोर्थ है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो इस गद्यांश के आधार पर बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए जो लोगों की सोच है, लोग सोचते हैं कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, यही लोग सोचते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल श्रम हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार खुद नहीं आएगी बच्चों को काम करने से रोकने के लिए, तो हम सबको जागरूक होना होगा। तो आपका तीसरा सही है। खा देखो, घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं? आखिर हम क्यों कुछ नहीं बोल पाते? फर्स्ट है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेकंड है, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। थर्ड है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। फोर्थ है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। तो हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। हम लोग किसी की मजबूरी, किसी को देखकर कुछ नहीं समझते। हमें तो ये देखना चाहिए कि कोई बच्चा काम कर रहा है, बहुत छोटा है, तो उसको कुछ हम प्रोवाइड कराएं ताकि वो कुछ अलग करे, डिफरेंट टाइप, ठीक है। आगे देखिए, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। आखिर क्यों सार्थक प्रयास करना चाहिए? फर्स्ट है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। सेकंड है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। थर्ड है, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। फोर्थ है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। तो भैया इसका फर्स्ट सही है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बच्चे अपने बचपन में जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें वो काम करते हैं, कितना बेकार लगता होगा। हम फील कर सकते हैं। देखो, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? आखिर क्यों बच्चे बाल श्रम करते हैं?
फर्स्ट है जागरूकता का अभाव, सेकंड है निर्धनता और भुखमरी, थर्ड है शिक्षा का अभाव, फोर्थ है लोगों की मनोवृत्ति। भैया निर्धनता और भुखमरी, कोई पिता कोई माता नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जाकर काम करे, छोटा बच्चा, वो निर्धनता गरीबी और भुखमरी के कारण उसे जाना पड़ता है, क्योंकि जीवित रहना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अंगा नंबर देखो, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होगा। आखिर क्या नुकसान होगा देश का। फर्स्ट है बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर करता है। सेकंड है लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। थर्ड है बच्चों का शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फोर्थ है बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। यही सही होगा। अगर बाल श्रम होता रहा, छोटे छोटे बच्चे काम करते रहे, तो हमारा जो आने वाला कल है वो अंधेरे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे आगे चलकर बड़े होंगे कुछ करेंगे वो बच्चे फर्म करते ही रह जाएंगे। पता। तो ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, 5 हमने आंसर दे दिया। आप पठित गद्यांश सॉल्व हो गया। ऐसे पद्यांश रहेगा, मान लीजिए वो आपको नहीं पता तो ये आप कर सकते हैं। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, काखा गाघा अंगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। आप 11 नंबर पे आते हैं। एक मैंने बता दिया है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखूं। जैसे फर्स्ट है पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा कोई बता सकता है। जैसे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका स्टूडेंट घा वाला ऑप्शन सही होगा। कब आदमी और कठोर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पुरुष का मतलब होता है आदमी, परुष का मतलब होता है कठोर। दूसरा देखो जलज जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा जलज जलद। ठीक है, का है बादल और कमल, खा है कमल और बादल, गा है कमल और तालाब, गा है तालाब और कमल। भैया इसका खा वाला ऑप्शन सही होगा कमल और बादल। जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। उल्टा दिया गया यहाँ पे बादल और कमल, तो ये गलत हो जाएगा और यही बच्चे फंस जाते हैं। मतलब वो कोई बादल और कमल लगा देगा तो भैया वो गलत हो जाएगा। खा देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको 3 शब्द दिए गए हैं, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। इसको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे कर, कर को हम लिख सकते हैं टैक्स। मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख दीजिएगा। कर को हम टैक्स, किरण, कार्य, हाथ, ओला, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5 मैंने बता दिया, आपको 2 ही लिखना है। कनक, कनक को हम लिख सकते हैं सोना, धतूरा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा। थर्ड है अंबर, अंबर को हम लिख सकते हैं आकाश, वस्त्र। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। गा देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट, जिसकी सीमा ना हो उसको क्या कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और शायद आप सभी को पता होगा क्योंकि आप अनेक स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखो जिसकी सीमा ना हो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं असीम। जिसकी सीमा ही ना हो उसे असीम कहते हैं। दूसरा, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना होता है, इसमें कुछ है नहीं, मैं इसको नहीं समझता कुछ। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। घा, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का आएगा। 4 क्वेश्चन है, 2 वाक्य आपको सही करके लिखने हैं। देखो, मेरे को विद्यालय जाना, इसमें गलती क्या है। देखो मेरे को नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। देखो मेरे को की जगह पर मुझे कर देना, अब सही रहेगा, मुझे विद्यालय जाना है। दूसरा, उनके अनेकों नाम है। देखो अनेकों की जगह पर अनेक कर दीजिएगा। ये अनेक वाला याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वो दंड देने योग्य है, इसमें गलती क्या है, वो दंड पाने योग्य है, लिख दीजिएगा। ठीक है। चौथा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। नहीं, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। पहले गाय लिखना, फिर का लिखना, फिर शुद्ध दूध। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बस यही सब छोटी छोटी गलतियां हैं, सही करके लिख दो, काम खत्म। 12 नंबर पे आते हैं। रस छंद अलंकार पे हम लोग आएंगे। देखो का है हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। 2 नंबर, हास्य रस या शांत रस, दोनों में से किसी एक का आपको परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना है। देखो भैया मैंने रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, ज्यादा से ज्यादा 18-20 मिनट का वीडियो होगा, जाकर देख लो। 6 नंबर आपका कंप्लीट। यहां पे तो एक एक आपको बताऊंगा, लेकिन वहां पे मैंने पूरा बता दिया, जितने रस हैं, जितने छंद हैं, जितने अलंकार है, तो जाकर आग लगा दो, उसको पढ़ लो, 6 नंबर कंप्लीट कर लो भैया। तो हम लोग हास्य रस को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हास्य रस है, ये हास्य रस का अस्थायी भाव हास है, करुण रस होता तो उसका अस्थायी भाव शोक होता। तो हास्य रस यहां से शुरू होता है। देखो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देखो, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समास निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद पाहू।
अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे परिभाषा दूसरा याद है, उदाहरण भी दूसरा याद है, तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा यही आप लिखें, क्योंकि आप अलग अलग बुक अगर उठाकर देखेंगे तो सब में परिभाषा उदाहरण अलग अलग होता है। तो जो आपको याद है वही लिखिएगा। मेरा काम है बताना, मैं एक ही बता सकता हूं यहां पे, तो मैंने एक बता दिया, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। 2 नंबर कंप्लीट है। दूसरा देखो, अलंकार, रूपक अथवा फंदेह अलंकार का लक्षण पर उदाहरण लिखिए। 2 नंबर। तो भैया इसको भी लिख देते हैं, रूपक अलंकार का हम, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, उपमान है जिससे तुलना की जाए। उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, यानी कि कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल के समान है। तो यहां पे उपमेय होगा चरण, मतलब जिसकी तुलना की जाए। यहां पे चरण की तुलना कमल से की जा रही है, तो चरण जो है ये उपमेय होगा, क्योंकि उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान होगा कमल, जिससे तुलना की जाए, तो कमल से की जा रही है, तो ये हमारा उपमान हो जाएगा। बस हो गया, इतना लिख दो, काम खत्म। गा देखो, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण है, उदाहरण लिखे। देखिए इन सबको मैंने डीपली बता रखा है रस छंद अलंकार वाले वीडियो में, तो उसको जाकर देख लेना। तो चौपाई या दोहा, तो भैया हम लोग दोहा को देखते हैं। देखो दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखना, हो सकता है आपको दूसरा एग्जाम्पल याद हो, ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं। यहां पे मात्राएं गिनना है, जैसे 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया 13। तीसरे में भी 13 होगा, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। ये जो एस की तरह बना, ये 2 मात्रा को व्यक्त करता है। ये जो सिंगल है सिंगल है भाई, ठीक है। ये इसमें दूसरे और चौथे में 11 11 होगा। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 और 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 2 10 11। बस हो गया, यही करना है। क्या है इसमें? कुछ नहीं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पत्र लेखन आता है। मैंने आपको हिंदी के जो टॉप पत्र हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन शुभम लेक्चरर। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र हैं 12th हिंदी में, सबको एक ही वीडियो में बता दिया मैंने, ठीक है। जाकर देख लो, बार बार वही बताने से कोई फायदा नहीं। 12 नंबर देखो, 13 नंबर, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखे। 6 नंबर का आएगा, अथवा लगा है। नहीं पता तो ये कर सकते हैं। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का आएगा। 5 टॉपिक रहेंगे, 5 में से जिस पर आपको निबंध आता है आप लिख सकते हैं। देखो, मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो हम लेकर आए हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, हम इस पर लिखेंगे निबंध। चलिए जान लेते हैं। वैसे मैंने इस निबंध को ऑलरेडी बता रखा है और हिंदी के टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध को भी मैंने बता रखा है। कोई भी ऐसा छूटा नहीं जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, सब कुछ पढ़ाया है। देखो, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान निबंध। निबंध लिखते समय सबसे मेन हेडिंग होता है। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, सबसे लास्ट में उपसंहार हेडिंग रहेगा। प्रस्तावना देखो, इसके बारे में लिखना है प्रदूषण है क्या, जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमारी आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब नॉइज पॉल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। लगता है कि वो दुखद दिन अब आ गया है। खूब डीजे बजाओ, डीजे बजाने से भैया प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। ये तो प्रदूषण का अर्थ हो गया। ऐसे हेडिंग बहुत मेन है। हेडिंग जितना आप डाल के लिखोगे नंबर पूरा मिलेगा। नहीं पता है आपको निबंध, फिर भी हेडिंग डाल के लिख देना। प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। हेडिंग डाल डाल के लिखो। फर्स्ट है जल प्रदूषण। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीला नदियां। दूसरा वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है।
जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। ये वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है, आगे देखिए और भी है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। आप लोगों ने कितने पेड़ लगाए अब तक कमेंट कर देना, जिसने एक भी नहीं लगाया है क्या बताएं उसको। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो डीजे बजाते हो ना, गोले पड़ाके डाकते हो, इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है, जो आपको वैसे डायरेक्टली तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति जो होगी, श्रवण शक्ति होगी, उस पर यह इफेक्ट करता है। ठीक है, चौथा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, प्रमाण परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार के जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। देखो, निबंध जो है कोई जरूरी नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं टू कॉपी यही लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर, रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है, देखो। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं द्रव्य एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता तथा प्रदूषण अन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। ठीक है, समस्या और समाधान कैसे कर सकते हैं भैया? तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मतलब वृक्ष लगाना, जितने पेड़ पौधे लगाओगे प्रदूषण उतना ज्यादा कम होगा। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखें। मतलब आप लोगों को चाहिए कि जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको काटे ना, उसको फलते फूलते देखें तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करें। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उपसंहार, ये हमारा लास्ट हेडिंग होगा। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने का यत्न करें। बस हो गया। तो ये था आपका क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही आपका पेपर आएगा। बहुत मेहनत से क्लास मैंने लिया है, पूरे 40-42 मिनट का वीडियो है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको देख लेना, जिसने देख लिया भैया काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया, और मैंने आपको हिंदी में पूरे टॉपिक मैंने बताए हैं, उसमें मैंने पूरा विश्लेषण किया है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना, जाकर उसको भी देख लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करना जितना हो सके, शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।